नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ बहुचर्चित किसान नेता ठाकुर पूरण सिंह हैं, जिन्होंने चुनाव के समय बीजेपी की ईंट से ईंट बजा दी थी। तो ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। धन्यवाद, बहुत बहुत। काफी लंबे समय बाद कल चंडीगढ़ में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था और क्या मुद्दे आपने उठाए वहां पर? तो क्षत्रिय समाज पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ रहा है। लोकसभा का चुनाव चला गया, हम लोगों ने जो परिणाम सरकार को देना था वो परिणाम भी क्षत्रिय समाज ने दे दिया। अब सवाल ये है कि परिणाम के बाद भी लड़ाई समाप्त तो हो नहीं सकती, क्योंकि जब तक हमारे मुद्दों का हल नहीं होगा, जब तक लड़ाई समाप्त नहीं होगी। और लड़ाई है इतिहास विकृतीकरण की, महापुरुषों के छेड़छाड़ की, उन सांसदों के बड़ बोले बण की, जिन लोगों ने हमेशा समाज को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करा। कल हरियाणा में जो चंडीगढ़ में लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हरियाणा के कुछ लोग बार बार सरकार को भ्रमित करने का काम करें। ये मुद्दा रही है, अभी तक किसी सरकार ने बैठ के इस पर किसी प्रकार की संघर्ष समिति के लोगों से बात ही नहीं करी। आदरणीय कर्नल साहब देवेंद्र कर्नल जी हैं, विनोद राणा थंबड़ जी हैं। मान लिया हरियाणा में यदि आप लोगों को बार बार आप एक डेलीगेशन बुलाना है, डेलीगेशन में जो लोग जा रहे हैं वो भाजपा के लोग, हम कह रहे थे कि बार बार ना जिन लोगों को सरकार बुलावे है उनका सबसे बड़ी क्या बात है कि वो सब लोग भाजपा के। और देखो ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ कि वो लोग नहीं बुलावे थे राजपूत के नाम पे, और वो भाजपा के पदाधिकारी भाजपा के लोग हैं, बार बार जाके यही कहते कि संघर्ष समिति कुछ नहीं है जी, ये कुछ नहीं है, इनके ये कुछ नहीं करेंगे, सारा समाज आपके साथ है। जब भाजपा 5 सीट हारी तो पता लगा कि नहीं भाई, ये सब लोग तो हमें मतलब बहकाने का काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई न टिकटों की है, न हमारी लड़ाई राजनीतिक भागीदारी की है, हमारी लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान की, महापुरुषों के उस बलिदान की गाथा, जिन्होंने पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को गौरवान्वित करा। आज उनकी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ रही है और सरकार का 1% मात्र सहयोग नहीं है। दो बड़े समाज, गुर्जर समाज और राजपूत समाज, दो बड़े समाज मतलब विचलित हैं, भ्रमित हैं कि इस बात से कि सरकार क्या करेगी। हमारी लड़ाई कोर्ट चली गई और हमने सुप्रीम कोर्ट का मतलब सम्मान करा और सम्मान करके कहा कि जो भी निर्णय होगा हमें मंजूर है। और सरकार बीच बीच में ये भी कहती रही कि भाई हम इस निर्णय पे आप लोगों की सहमति से निर्णय बहुत जल्दी होगा और पक्ष में होगा। आप देखो निर्णय भी क्या है, आप कमाल की बात है देखो कि हमारी डिमांड ये नहीं है कि उस पर क्षत्रिय सम्राट लिखा जाए, हम कह रहे हैं कि भाई उस पर हिंदू हृदय सम्राट लिखो और सरकार एक कानून बनावे कि देश में किसी भी महापुरुष के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखा। इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। तो ये मुद्दा आप मतलब राजपूत और गुर्जर समाज के आपस में बैठ के नहीं सुलझा सकता? इसके लिए बिल्कुल हम तो तैयार हैं। सिंह साहब, पहले गुर्जर समाज और राजपूत समाज बैठा, चर्चाएं हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी गुर्जर समाज भी कहता है हमेशा कि भाई हम तो मानने के लिए तैयार हैं, ये तो अच्छी बात है कि भाई उस पर हिंदू हृदय सम्राट लिखा जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, दो समाज आपस में लड़ रहे, दोनों का बहुत बड़ा भाईचारा है, मतलब सारी इतना लंबे समय देश में दोनों का बहुत बड़ा भाईचारा है और दोनों भाईचारे को सिर्फ राजनीतिक लोग खराब कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि गुर्जर समाज है, राजपूत समाज के जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो इस लड़ाई को नहीं मतलब लड़ना चाहते, सिर्फ राजनीतिक लोग इस लड़ाई को हमेशा लड़ाने का प्रयास कर रहे और वो नहीं चाहते कि दोनों समाजों में समझौता। नहीं, राजनीतिक लोगों से आपका क्या मतलब है? किसी पार्टी से मतलब है, संगठन से मतलब है, क्या मतलब है? नहीं, कुछ संगठन है, ऐसे कुछ संगठन हैं और कुछ राजनीतिक दल हैं। वो राजनीतिक लोग चाहते हैं कि भाई मतलब मेरे पास एक बेस वोट बैंक हमेशा बना रहना चाहिए और मैं अपने समाज को भ्रमित करूं चाहे कुछ करूं, लेकिन ये पार्टी में मेरा वजूद बना रहना चाहिए कि भाई वो फला नेता फला पार्टी का मतलब फला समाज का बड़ा नेता है, अगर उसे नाराज करा गया तो वो उस जाति का वोट छिटक जाएगा। लेकिन ये महसूस नहीं कर रहे कि भाई आपने पूरे देश में इतना बड़ा नुकसान उठा लिया कुछ नेताओं की वजह से, कुछ संगठनों की वजह से, तो हमने तो पिछले इतने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे,
सरकार को एक ही तो बात कही कि आप बैठ के सिर्फ और सिर्फ इतना तय कर दे सरकार, केंद्र सरकार करे कि पूरे देश में कहीं भी किसी भी महापुरुष की मूर्ति के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा, लड़ाई समाप्त हो जा। तो आपने तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन थे, खास करके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना और गाजियाबाद वगैरह भी आप गए, अलीगढ़ वगैरह, तो आपने विरोध बीजेपी का ही किया। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि राजपूत गुर्जर संघर्ष के पीछे बीजेपी है? बिल्कुल 100% है। मतलब ये बिल्कुल खुले मन से मैं कह रहा हूं कि इसकी जननी ही बीजेपी है। देखो, प्रदीप चौधरी कैराना से किसके सांसद हैं? भारतीय जनता पार्टी के। पुरुषोत्तम रूपाला किसके सांसद हैं? बीजेपी के। हरियाणा में कंवरपाल गुर्जर किसके विधायक हैं? बीजेपी के। लीलाराम गुर्जर किसके विधायक हैं? बीजेपी के। अशोक गुर्जर किसके अध्यक्ष हैं? बीजेपी के। हम लोग सिर्फ ये नहीं समझ पाए कि दोनों इतने बड़े समाज जिनका बहुत बड़ा भाईचारा है और कुछ नेताओं की वजह से इतना बड़ा भाईचारा खत्म हो गया, इतने बड़े भाईचारे में आपस में मतभेद हो गए और नेता सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोनों समाजों को भिड़ाने का काम कर रहे। और आरोप किस पर लगे? हमारे पे क्या आरोप लगा है? तो उनको क्या राजनीतिक लाभ हो रहा है इस तरह से? उनको राजनीतिक लाभ क्या हो रहा है बीजेपी को इससे? नहीं, बीजेपी समझ ही नहीं पाई। बीजेपी को तो अब नुकसान जब हुआ लोकसभा चुनाव में, तब बीजेपी समझी कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं ये एक गलत हम लोगों ने जो करा। लेकिन क्योंकि बीजेपी ये समझ तो गई, लेकिन अब भी बीजेपी उन्हीं लोगों को वार्ता में बुला के प्रयास कर रही समझाने का जो बीजेपी के हैं। अरे भाई, जो संघर्ष समिति के लोग हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो इस स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ रही, उनके साथ बैठ के बात करो। हम तो शुरू से एक ही बात कह रहे कि बैठ के बात करो। बिना बात के किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन आपने जो विरोध, जैसे बीजेपी की 63 सीट थी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, अभी 33 हो गई हैं, तो आपको क्या लगता है 30 सीट जो कम हुई हैं वो आपके विरोध के कारण हुई हैं? देखो, ये लोकतंत्र है और ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग, लेकिन कि भाई किसके विरोध से। लेकिन हम एक बात तो सत्य है कि 7 तारीख की पंचायत हुई नौनोता और वहां से एक आह्वान हुआ कि भाई जब तक हमारे मुद्दों पे सरकार बात नहीं करेगी, जब तक महापुरुषों के सम्मान के लिए बात नहीं करेगी, जब तक जो सांसद हमारी माताओं को, बहनों को गाड़ी दे रहे उनके लिए बात नहीं करेगी, जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट पूरे भारत में नहीं देंगे। हमने ये आह्वान करा और आह्वान करने के बाद उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो फिर राजस्थान हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, जहां जितना स्वाभिमानी लोग लड़ाई में अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते थे लोकतंत्र में, उसे करने का प्रयास करा और भारतीय जनता पार्टी को 100% उसी विरोध का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी समझ गई है कि क्षत्रियों की नाराजगी के कारण उसका नुकसान हुआ, पर उन्होंने अभी तक तो ऐसा कुछ माना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो रिपोर्ट भी यूपी से आई है उसमें बहुत सारे कारण गिनाए, पर इसको कारण में भी नहीं रखा है। तीसरी बात, उन्होंने जो अभी मंत्रिमंडल बनाया था, जो नया मंत्रिमंडल बना, उसमें भी राजपूतों की संख्या इतनी कम है कि पहली बार इतने कम राजपूत केंद्रीय मंत्री बने हैं। तो अगर उनको मैसेज मिल गया, वो समझ गए, तो फिर उन्होंने करा। तो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे ऐसा लगता हो कि वो क्षत्रिय समाज से प्रेशर में आए हैं किसी भी तरह से। देखो सिंह साहब, 2 बात आप बहुत गहराई से समझने का प्रयास करना। ये सरकार इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। पहली बात, पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों नहीं है ये मुझे कहना, कहूं या ना कहूं, उन्हें पता है किसकी। अब सरकार क्या है? एनडीए की सरकार, जो सन 2019 में सरकार बनी और सन 2024 के चुनाव में नारा दिया गया कि इस बार मोदी सरकार। तो इस बार अब 4 जून में नतीजे आए तो फिर मोदी सरकार नहीं रही, फिर क्या हुआ? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार क्यों हुई? क्योंकि नीतीश कुमार सरकार में आए, चंद्रबाबू नायडू सरकार में आए, और जब ऐसे ऐसे लोग सरकार में आए तो फिर मोदी सरकार नहीं रही, फिर सरकार किसकी हुई? एनडीए सरकार। और बीजेपी की ये जो नाराजगी थी, जो उन्हें पता था, उन्हें इस बात का पता लगा, और मैं फिर कह रहा दोबारा से कि उन्होंने मंत्री बनाए या मंत्री नहीं बनाए, उन्होंने किसी को नेतृत्व दिया या नहीं दिया, ये तो हमारा विषय रहा ही नहीं। हमारा विषय सिर्फ और सिर्फ
स्वाभिमान का, अपने महापुरुषों का और उन लोगों का जिन लोगों ने सदन में बैठ के हमें सदन में जाने के लिए गाड़ियां दी। हमने पूरा प्रयास करा कि वो लोग सदन में ना जाए, चाहे वो प्रदीप चौधरी हो, हमने पूरा प्रयास करा। रूपाला जी के लिए हमने पूरा प्रयास करा। हमारा दुर्भाग्य है कि वहां हमारी संख्या कम है, लेकिन हमने रूपाला जी को भी मंत्रिमंडल में जाने से रोका। ये भी हमारी जीत है। और तो ये विरोध जब तक जारी रहेगा सिंह साहब, वो एक भी मंत्री ना बनावे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो एक टिकट ना देवे, हमारा इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो भागीदारी शून्य कर दे, हमारा इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ है कि जब तक महापुरुषों के अपमान को ये क्षत्रिय समाज वापस नहीं करवाएगा, जब तक हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, जब तक हमारी राजनीतिक लोगों के साथ लड़ाई। तो आपका कहना है कि आपका मुद्दा केवल और केवल इतिहास विकृतीकरण है, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल 100%। तो जब इलेक्शन में विरोध हो रहा था, जैसे ननौता वाली महापंचायत हुई, उसके बाद भी कई महापंचायत हुई और बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, खास करके सोम चौबीसी वगैरह के, तो वहां पर लोगों को ये मैसेज क्लियर ही नहीं था। कोई कहता था कि वीके सिंह का टिकट काट दिया, कोई कहता था इधर हमारे ज्यादा टिकट कट गए, मतलब अलग अलग मुद्दे बता रहे थे। इतिहास की बात तो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई है, आम लोगों तक, आम राजपूत तक। ऐसा क्यों? देखो ये सिंह साहब, अगर आप पूरी गहराई से सारे मेरी पंचायतों को देखेंगे, जितनी भी पंचायतें हम लोग ने करी, अगर आप संघर्ष समिति की सारी पंचायतें हरियाणा में देखोगे, तो ये लोगों तक मैसेज सिर्फ स्वाभिमान का गया। कुछ लोग थे जिन्होंने टिकटों की मांग करी, मान लिया वीके सिंह 5.5 लाख वोटों से जीते, उनका टिकट कटा, तो समाज को उसका दुख था। मैं ये नहीं कह रहा कि समाज को उसका दुख नहीं था। मान लिया सहारनपुर से टिकट की मांग करी, नहीं मिला, उसका भी दुख था। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकटों की संख्या घटी, ये भी समाज का दुख था। मेरा इससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ ननौता में भरने के बाद जितनी भी पंचायतें हुई, उन पंचायतों का नाम था क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत, क्षत्रिय स्वाभिमान पंचायत। वो सिर्फ क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए पंचायत। एक भी पंचायत में किसी व्यक्ति विशेष ने ये बात कह दी कि हमारा टिकट नहीं मिला या हमारा टिकट कट गया, हो सके एक सिंगल कोई व्यक्ति हो, लेकिन पंचायतों की जो लड़ाई थी वो सिर्फ स्वाभिमान की थी। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, जहां तक हमारा प्रयास हुआ, हमने उस लड़ाई को और अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करा। और उसी का ये नतीजा है कि चाहे राजस्थान में 11 सीट हारे हो, चाहे हरियाणा में 5 सीट हारे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कुल 33 सीटों पर सिमट गए हो, चाहे पश्चिम बंगाल के नतीजे विपरीत आए हो, ये मात्र और मात्र सिर्फ क्षत्रिय समाज के विरोध के कारण था। पश्चिम बंगाल को आप कैसे कह रहे हैं? देखो, पश्चिम बंगाल में नारायण देव जी जो राज्यसभा सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, देखो मैं इसलिए ये बात कह रहा क्योंकि एक बड़ा तबका कूच बिहार इलाके में राजा जो है नारायण देव जी, एक बड़ा इलाका क्षत्रिय समाज का है। वो वहां राजा रहे हैं, बाद में अनंत महाराज जो भी हैं, अनंत महाराज जी, अनंत महाराज जी। अब अनंत महाराज जी उस एरिया में रहे, वो यहाँ भी आए, यहाँ भी वो राज्यसभा सदस्य हैं, मोदी जी से मिले, अमित शाह से भी मिले, राजनाथ सिंह से भी मिले, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां की जो आम जनता थी, उन्होंने राजा साहब जी से भी ये कहा कि देखो पूरे भारत का क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, और यहाँ जो नतीजे हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, उन एग्जिट पोल के नतीजों को यदि देखा जा और फिर 4 तारीख के नतीजों को देखा जा, तो भारतीय जनता पार्टी सन 2019 के चुनाव से भी कम संख्या में वहां चुनाव में रही। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वहां कितने लोग इस व्यवस्था के लिए लड़े, राजस्थान में कितने लोग इस व्यवस्था के लिए लड़े, लेकिन हम ये दावे से कह सकें कि जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समाज की रही, क्षत्रिय समाज की रही, उसका ये नतीजा है। और यदि मैं गुजरात की भी बात करूं, गुजरात में हम जीत नहीं पाए, लेकिन यदि वोट परसेंट की मैं बात करूं और 26 में से 25 सीटों की मैं बात करूं, 1 सीट वहां भी हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से मतलब विरोध करा। हमारी संख्या कम होने के कारण हम नहीं प्रभावित कर पाए,
लेकिन हम लोगों ने इतना ही संघर्ष गुजरात में भी करा और विधानसभा चुनाव में फिर संघर्ष करेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को स्वीकार नहीं करेगी। तो अभी आपको क्या लगता है, अब क्या होगा? भाजपा की तरफ से क्या होगा और आपकी तरफ से क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो, हम लोगों की लड़ाई तो स्वाभिमान की है और भाजपा की लड़ाई राजनीति की लड़ाई है। अगर उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, उनके बिना भी हम सरकारें बना सकें, तो लोकतंत्र है, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, वो सरकार बनाते रहें, वो उनका विषय है। लेकिन हमारी लड़ाई स्वाभिमान की है और इस स्वाभिमान की लड़ाई को, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की लड़ाई को यदि भाजपा समाप्त करना चाहती है तो उसे इस समाज के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब आपका कहना है अगर बात नहीं होगी तो आंदोलन चलता रहेगा इसी प्रकार से? बिल्कुल, लगातार अंतिम सांस तक। जी। अच्छा, जैसे आज तक एक भी रत्न, भारत रत्न जो है किसी राजपूत को नहीं दिया गया है, चंद्रशेखर जी जैसे प्रधानमंत्री हुए उनको भी नहीं दिया गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, इस बार मुझे हंसी भी आवे और इस बार मुझे ये खुशी भी है। चलो, मैं इस पर कोई ज्यादा तर्क नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार जो भारत रत्न दिए गए, वो भारत रत्न क्यों दिए गए, उसका क्या कारण रहा? जिन लोगों को दिए, मेरे लिए सब सम्मानित है, बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक बात ये कहूं कि क्या ये परंपरा को तोड़ने का काम नहीं करा गया? बिल्कुल करा गया। 3 दिए जाते हैं, 5 दिए गए हर साल। चंद्रशेखर जी ने इस देश के लिए काम करा, चंद्रशेखर जी ने इस देश के लिए काम करा और ऐसा काम करा कि हम मानते हैं कि वो भारत रत्न के बिल्कुल ईमानदारी से हकदार हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। अगर आप भारत रत्न सिर्फ इसलिए दे रहे क्योंकि आदरणीय आडवाणी जी ने भाजपा को बचाया, तो चंद्रशेखर जी ने तो देश को बचाया, तो भारत रत्न के हकदार तो चंद्रशेखर जी भी हैं, चौधरी चरण तो जब सिर्फ एक पार्टी बचाने वाले व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है तो चंद्रशेखर जी उनसे ज्यादा हकदार। जी, तो ठीक है ठाकुर साहब, लगभग सभी मुद्दों पे हमने बात कर ली और आपने जवाब दिए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी आपसे संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।